हेलो नमस्कार दोस्तों। इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो कि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम जो आयोजित इस वर्ष होने वाला है, मे भी इस महीने या अगले महीने में 100% होने की संभावना है। तो दोस्तों चलिए उसी को हम लोग देखते हैं। और उसमें क्या आप लोग को पहले आप लोग को जो सिलेबस है, सिलेबस को मैं बता दूं तो सिलेबस में आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों का मैथ का जो है 35 क्वेश्चन पूछेगा। रीजनिंग आप लोग का है, रीजनिंग रीजनिंग का आप लोग को 35 क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन यहाँ पर जीके का जो पोर्शन है उसको 50 अंक दिया है। इसी 50 अंक को हम लोग शानदार तरीके से तैयारी करेंगे और लगातार क्लासेस जो है आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगी। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों को है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों। और ये कई परीक्षाओं में लगातार रिपीट कर रहा है प्रश्न। और आजकल रेलवे का जो पैटर्न है वो तो एकदम बिल्कुल हटके ही है। और उसी पैटर्न पर ये सारे क्वेश्चन जो है आज आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो हो जाएंगे ये इस इस बार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आप लोग को परीक्षा में पूछ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो तो बने हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति, ये कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों, अगर ये पूछ ले तो आप लोगों को ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति जो हैं ये डोनाल्ड ट्रंप बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर आप लोग को प्रश्न है कि नवंबर 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप लोग के सामने चार ऑप्शन है: न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। तो इन चार ऑप्शन में से आप लोग को कौन सा सही जवाब इस प्रश्न के लिए हो जाएगा? तो दोस्त मेरे, इस प्रश्न का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो हैं ये अपने देश भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जो कि नवंबर 2024 में बने हैं। तो प्रश्न चाहे कैसे भी पूछे, नवंबर 2024 में पूछे या भारत के नए मुख्य न्यायाधीश पूछे या वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश पूछे, तो आप लोग को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को ही टिक करना होगा। और दोस्तों, अगर इनका सीरियल वाइज पूछ ले कि ये कितने नंबर के राष्ट्रपति ये मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये एकान 51 यानी कि 51वें मुख्य न्यायाधीश है जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर है। देखिए अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन शुरुआत हो गया है। और इस बार रेलवे के जो परीक्षा एएलपी का हुआ है, ठीक है ना, एएलपी का हो जाए या टेक्नीशियन हो जाए, ठीक है ना, टेक्नीशियन हो जाए या आप लोगों को आरपीएफ एसआई हो जाए, तो इसमें आप लोग को साइंस में आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसके क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। और दोस्तों यही पैटर्न जो है इस बार टीसीएस पर आप लोग को फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही जरूरी हो गया है। तो ये प्रश्न आप लोग के लिए है: डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो इस प्रश्न का चार ऑप्शन दिए हुए हैं: अणु, परमाणु, धनायन, ऋणायन। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये ऑप्शन बी, परमाणु। ठीक है ना, ये परमाणु जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी पूछ ले, अगर इस बार एकदम डायरेक्ट आप लोग को कभी कभी डिफिनेशन भी पूछ दे रहा है परीक्षा में, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का अगर बात की जाए तो इनका सिद्धांत था कि सभी परमाणु, सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, सभी पदार्थ परमाणुओं से परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है ना, बने होते हैं। यही जो है डाल्टन का सिद्धांत है। और इनकी प्रमुख बातों में जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो दोस्त एक इनका परमाणु सिद्धांत में ये एक बातें जो कही हैं
महत्वपूर्ण बात कि सभी परमाणु अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण होते हैं। मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, सभी परमाणु अविभाज्य अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण होते हैं और सूक्ष्मतम कण होते हैं, ठीक है ना? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एकदम डायरेक्ट आप लोग को पॉइंट आप लोग को यही जो है परीक्षा में पूछ दे रहा है, ठीक है ना? इसमें आप लोग को कहीं से भी किंतु परंतु वाला बात नहीं रखना है कि क्या-क्या है। इसमें कुछ और आप लोग को पॉइंट को जोड़ूँ, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग को मैं 1-2 पॉइंट आप लोग को बता दूँ। इसमें इनके द्वारा बोला गया था कि एक तत्व के अगर सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं, यानी कि किसी भी एक तत्व का सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, ठीक है ना? सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं। इनका किसी एक तत्व का और अलग-अलग परमाणुओं का अगर पूछ दे एक तत्व का, ठीक है ना? अगर अलग-अलग परमाणु के अलग-अलग परमाणु सॉरी अलग-अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग-अलग होते हैं। यानी कि अगर एक तत्व को पूछे तो एक समान होते हैं, अलग-अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग-अलग होते हैं। इनके द्वारा और कुछ बातें भी कही गई थी, ये भी नोट कर लीजिए कि परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। मैं लिख दे रहा हूँ, परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट जो है कि जॉन डाल्टन के द्वारा जो परमाणु सिद्धांत दिया गया था, ये अगर कभी ईसवी तो कभी पूछता नहीं है, लेकिन रेलवे का क्या भरोसा, 1808 ईस्वी में इनके द्वारा ये आप लोग को ये सिद्धांत दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ये काफी डिटेल में आप लोग को मैंने बता दिया। चलिए आगे की ओर हम लोग चलेंगे। आगे प्रश्न नंबर 4 है कि पायरोमीटर निम्नांकित को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है वायुदाब, भूकंप की तीव्रता, उच्च तापमान और आर्द्रता। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उच्च तापमान जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर कभी पूछ दे कि ये पायरोमीटर जो है कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों ये पायरोमीटर जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला जो है रेडिएशन पायरोमीटर होता है, रेडिएशन पायरोमीटर मैं लिख दे रहा हूँ। रेडिएशन पायरोमीटर थोड़ा-सा मैं रुकिए मिटाकर अच्छे से लिख दे रहा हूँ। रेडिएशन पायरोमीटर, ठीक है ना? दूसरा अगर पूछ दे तो ये पाइरेलियोमीटर होता है, पाइरेलियोमीटर होता है, ठीक है ना? तीसरा आप लोगों को पूछ दे तो ऑप्टिकल पाइरोमीटर होता है, ऑप्टिकल पायरोमीटर, ठीक है ना? तो ये तीनों को आप लोग को ध्यान में रखना है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न है। देखिए इस टाइप के प्रश्न जो है आप लोग को थोड़ा-सा न्यूमेरिकल टाइप का पूछ रहा है और उसमें कुछ होता नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान। जो आप लोग डेफिनिशन जो अच्छे से पढ़े होंगे, जो आप लोग एकदम बिल्कुल टेक्स्ट बुक को पढ़े होंगे और ये प्रश्न पूछ रहा है कि एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार होगा। ऑप्शन ए है 14, 21, 28 और 42। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए हुए हैं। तो ये बिल्कुल एक डेफिनिशन है और आप लोग अगर ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को खूब आसानी होगा इस प्रश्न का उत्तर देने में। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 28। ये 28 जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो दोस्त मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व के दुगना होता है। किसी भी गैस का मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, किसी गैस का, ठीक है ना? अनुभार अनुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगना होता है।
उसके वाष्प घनत्व का दुगना होता है। ठीक है ना? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 6 है। उत्प्रेरक, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये उत्प्रेरक है, यानी कि इसी को आप लोग कैटालिस्ट भी कहते हैं। ठीक है ना? अगर कभी एग्जाम में पूछ दे तो कैटालिस्ट भी आप लोग याद रखिएगा। तो कैटालिस्ट जो है, आप लोग को इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है ना? तो उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है दोस्तों? ऑप्शन है बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है, इनमें से कोई नहीं। तो कैटालिस्ट कह दे या उत्प्रेरक कह दे, पहली बात तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ये क्या करता है? तो ये जो है आप लोगों को बढ़ाता है। क्या करता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाता है। और कभी ये परीक्षा में पूछ दे आप लोगों का कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, तो दोस्त मेरे मैं आप लोग के लिए लिख दे रहा हूं, ये बर्जीलियस जो है, बर्जेलियस जो है, इनके द्वारा ही ये कैटालिस्ट की खोज की गई थी। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बर्जेलियस, बर्जेलियस जो है, इनके द्वारा ही ये कैटालिस्ट का खोज किया गया था। इन ये एक स्वीडिश रसायनज्ञ थे, यानी कि स्वीडिश। ये भी अगर कभी पूछ दे तो इसको भी याद रखिएगा। आजकल क्या परीक्षा रेलवे में पूछ दे तो इसको कहा नहीं जा सकता है। तो खैर, चलिए स्वीडिश ये रसायनज्ञ जो थे, जोन्स जैकब बर्जेलियस इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 7वां नंबर है कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? कैडमियम के प्रदूषण से क्या होता है, कौन सा रोग होता है? इस प्रश्न का आप लोग को जवाब देना है। तो मीना माता रोग, ब्लैक फुट रोग, डिसलेक्सिया, इटाई इटाई। तो ये चार ऑप्शन आप लोग के सामने है। और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को जो हो जाएगा, ये इटाई इटाई जो हो जाएगा। आप लोग को इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये इटाई इटाई जो है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न आप लोग को है कि मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। तो आप लोग को देखिए इस बार जो है, इस प्रैक्टिस सेट में मैंने आप लोग के लिए जीव विज्ञान से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा रखे हुए हैं। और इसलिए, ताकि पैटर्न ही ऐसा हो गया है रेलवे का, जिसमें आप लोग को रसायन और जीव विज्ञान के क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा हो जाएगा दोस्त मेरे? ये प्लाज्मोडियम जो हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्लाज्मोडियम जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 9 है आप लोगों को कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ऑप्शन है हवा, पानी, एंजाइम और खनिज। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। और ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्त मेरे, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को जो हो जाएगा, ये एंजाइम हो जाएगा। तो अपने शरीर में, यानी कि मानव शरीर में भोजन को पचाने के लिए एक खास एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है? तो इस चीज को याद रखिएगा। और आप लोग चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर आप लोग का प्रश्न है कि पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं। तो ये प्रश्न आप लोग को रेलवे के एएलपी में भी पूछा, आप लोग को टेक्नीशियन में भी पूछा। तो फ्लोएम जो होता है पौधों में किस लिए उत्तरदायी होता है? तो दोस्त मेरे ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, जल वहन के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा, ये आहार वहन के लिए जो हो जाएगा। पौधे में फ्लोएम का जो मुख्यतः काम होता है, ये आहार वहन के लिए होता है। अगर कभी पूछ दे कि जल वहन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्त मेरे इसको भी लिख लीजिए। एक होता है जाइलम, ठीक है ना? ये जाइलम होता है जल वहन के लिए, और फ्लोएम होता है आहार वहन के लिए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब तो यही होगा। लेकिन जाइलम पूछ दे तो जल वहन के लिए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर आप लोग को ये बिल्कुल करंट अफेयर का ही प्रश्न है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों प्रश्न है, दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? ऑप्शन आप लोगों के पास है मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश, डिंग लीरेन, विश्वनाथन आनंद। तो ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं और इन चार ऑप्शनों में से आप लोग का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये डी गुकेश जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्त मेरे, ये किसको हरा कर ये इन्होंने ये चैंपियनशिप जीता है? तो ये डिंग लीरेन जो है, जो कि चीन के जो लीरेन है, इनको ये सिंगापुर में जो आयोजित ये प्रतियोगिता हुई थी विश्व शतरंज चैंपियनशिप, उसमें डिंग लीरेन को हराकर डी गुकेश ने सबसे युवा शतरंज चैंपियन बनने का खिताब हासिल किया है। तो दोस्तों आज का यह सेशन छोटा सा सेशन रहा, जो कि 15-16 मिनट का था और लगातार आप लोग को प्रश्न ऐसे ही मिलते रहेगा, जो कि आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आज का यह क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्त मेरे, आज के लिए आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न मैं एक छोटा सा दे दूं। ये डी गुकेश जो है, इनका पूरा नाम क्या है? डी गुकेश का पूरा नाम क्या है? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में ये इनका पूरा नाम जो है आप लोग लिखिए, ताकि मैं भी समझूं कि आप लोगों ने पूरा वीडियो को देखा है और आप लोगों ने इस सेशन का काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने यूटिलाइज किया है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। आज के लिए जय हिंद दोस्तों।